नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का मॉडल सॉल्व पेपर डिस्कस करेंगे। इस मॉडल सॉल्व पेपर में जो प्रश्न सम्मिलित है दोस्तों वो एमसीक्यू मोड में है, यानी ऐसे विद्यार्थी जिनका इस सत्र का एग्जाम ओएमआर सीट पर होना है, यानी जिनके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी के लिए हमारी ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। इस क्लास में दोस्तों जो हमने एमसीक्यू मोड में प्रश्न दिया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, और इस मॉडल सॉल्व पेपर से जो भी प्रश्न आपके क्लास में देखने को मिलेंगे वो सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी रिपीटेड प्रश्न हैं और गारंटी है इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आज की इस क्लास को सॉल्व करते हैं इस मॉडल सॉल्व पेपर को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा, जिसमें पूछा गया है द आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन, यानी आरएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है। आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि भाई एम फेज में, बी दिया गया है एस फेज, सी ऑप्शन है G1 फेज और डी ऑप्शन कह रहा है G2 फेज। तो आरएनए और प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो G1 और G2 फेज में होता है, लेकिन यहाँ पर G1 और G2 अलग अलग दिए गए हैं, तो आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, G1 फेज में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किया स्टिमेटा का निर्माण पूछा गया। भाई किया स्टिमेटा का निर्माण दौरान होता है, तो प्रोफेज फर्स्ट याद रखेंगे। किया स्टिमेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट, आपका ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तीसरा क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि हाउ मनी डॉटर सेल आर प्रोड्यूस बाय द मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितनी सतत कोशिकाएं बनती हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन कह रहा है कि 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पर 3 और डी ऑप्शन है 4। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो सतत कोशिकाएं बनती है उनकी संख्या 4 है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे भाई, डी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया रिगार्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल विच वन इज करेक्ट, यानी कि कोशिका चक्र के अनुक्रम के संबंध में इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो कोशिका चक्र के अनुक्रम में जो होता है दोस्तों वो G1 फेज कहाँ पे होता है, एस फेज में। G1 एस फेज में होगा और G2 जो होगा वो एम फेज में होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे पहले ऑप्शन को, यहाँ पर दिया गया G1 G2 S और M, तो ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि G1 के साथ S होना चाहिए, G2 के साथ M होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर पहले S दिया गया है फिर G1, तो अगर G1 पहले होता फिर S होता फिर G2 M होता तो ये ऑप्शन सही हुआ, तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है भाई। सी ऑप्शन को देखिए, G1 S फेज G2 M फेज, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा चौथे प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया है हाउ मनी मिटोटिक डिवीजन नीड फॉर ए सिंगल सेल टू मेक 128 सेल, यानी कि एक कोशिका से 128 कोशिका बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होती है। तो समसूत्री विभाजन की जो आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, वो 7 होती है, ध्यान रखेंगे भाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है पांचवें प्रश्न का आंसर। चले अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेड बाय ए पेयर ऑफ स्नैप्ड होमोलोजस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, यानी सजातीय गुणसूत्रों के युग्मन के फलस्वरूप बने जो युग्मक के जोड़े होती हैं उनको क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया है भाई यहाँ पर, जिसमें दिया गया है कि अक्षतंतु, बी दिया गया है मध्य प्लेट और सी दिया गया है काइनेटोकोर और द्वि संयोजी। तो सजातीय गुणसूत्रों के युग्मन के जो फलस्वरूप बने युग्म के जोड़े होते हैं उनको बाइवेलेंट यानी कि द्वि संयोजी कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर इज एडवांटेज बिकॉज इट ब्रिंग अबाउट, क्रॉसिंग ओवर लाभदायक है क्योंकि ये लाता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि भाई ये वेरिएशन लाता है, बी ऑप्शन है कि लिंकेज, सी ऑप्शन दिया गया इनब्रीदिंग और डी दिया गया स्टेबिलिटी। तो क्रॉसिंग ओवर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेरिएशन फैलाता है, ठीक है, यानी कि ये भिन्नता लाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है 7वें प्रश्न का आंसर। 8वां क्वेश्चन है, दिस इज एन एक्स्ट्रा सर्कुलर मैसेंजर टू एपोप्टोसिस,
यानी कि यह कोशिका की मौत का एक बाह्य संदेश वाहक है। पहला ऑप्शन देखिएगा जिसमें दिया गया है कि ट्यूमर परिगलन कारक, बी ऑप्शन है सेरीन, सी ऑप्शन कर रहा है कि अतु लिपिकरण अवरोधक, और डी दिया गया राइबोसोम। तो ध्यान रखेंगे कि ट्यूमर परिगलन कारक जो है ये कोशिका की मौत का एक बाह्य संदेश वाहक है। सो ऑप्शन ए लगा देंगे करेक्ट उत्तर 8वें प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिएगा जिसमें पूछा गया है कि दिस इज ए कंसर्टेड विथ ए इंट्रिंसिक पैथावे ऑफ एपोप्टोसिस, यानी कि एपोप्टोसिस के आंतरिक मार्ग से संबंधित इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए भाई दिया गया है साइटोक्रोम डी, बी है साइटोक्रोम सी ऑप्शन दिया गया साइटोक्रोम डी बी, और डी ऑप्शन है साइटोक्रोम ए। तो एपोप्टोसिस के आंतरिक मार्ग से जो संबंधित है वो है साइटोक्रोम सी। सो आंसर लगा देंगे भाई ऑप्शन नंबर बी पर आप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि दिस सेल ऑर्गेनल पार्टिसिपेट एक्टिवली इन एनिमल एपोप्टोसिस, यानी यह कोशिकांग जंतु कोशिका में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो न्यूक्लियस बिल्कुल भाग नहीं लेता है, धानी ओवलस भी नहीं होगा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेता है। ध्यान रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है विच सेल कैन नॉट बी किल्ड एपोप्टोसिस, यानी कौन सी कोशिका में एपोप्टोसिस द्वारा नहीं खत्म की जा सकती। ऑप्शन ए प्रतिरक्षा कोशिका, ऑप्शन बी आपका दिया गया डीएनए क्षरण के साथ कोशिका, सी ऑप्शन है कैंसर कोशिका, डी आपका जाएगा विषाणु से संक्रमित कोशिका। तो इनमें से ध्यान रखेंगे भाई आप कि इनमें से जो कैंसर सेल है, कैंसर कोशिका, ये एपोप्टोसिस द्वारा खत्म नहीं की जा सकती हैं। सो आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। अगला देखिएगा 12 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया है द एक्टिव सेल इज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, सक्रिय कोशिका मृत्यु जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिया गया है कि परिगलन, विश्लेषण या फिर एपोप्टोसिस। तो ध्यान रखेंगे भाई एपोप्टोसिस एक सक्रिय कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया है। आंसर सी हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें है कि ब्लड ग्रुप ओ कंटेन विच एंटीजन, यानी कि जो रक्त समूह ओ है वह कौन सा एंटीजन, उनमें से कौन सा एंटीजन होता है। तो रक्त समूह ए में जो एंटीजन है वो कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। इसमें आप लगा दीजिएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी एंटीजन रक्त समूह ओ में नहीं होता है। अगला देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, केमिकली रिसेप्टर्स पूछा गया है कि रासायनिक रूप से रिसेप्टर होते हैं। आपके ऑप्शन ए दिए गए लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन। तो रिसेप्टर की जब भी बात हो तो ध्यान रखेंगे प्रोटीन को भी रिसेप्टर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर, जिसमें इंसुलिन रिसेप्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इंसुलिन ग्राही एक उदाहरण है, इंसुलिन ग्राही एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है स्टेरॉइड रिसेप्टर का, बी ऑप्शन कह रहा है कि सर्पेटाइन रिसेप्टर, सी ऑप्शन है कि एडेसन रिसेप्टर, और डी दिया गया रिसेप्टर एंजाइम। तो ध्यान रखेंगे भाई इंसुलिन ग्राही जो है ये रिसेप्टर एंजाइम कहलाता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर आपका होगा। अगला देखिएगा 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जी प्रोटीन कपलेट रिसेप्टर, निम्नलिखित में से कौन सा जी प्रोटीन युग्मग्राही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ग्लाइसिन रिसेप्टर, बी ऑप्शन देखेंगे जिसमें दिया गया एडर्जेनिक रिसेप्टर, सी ऑप्शन है ग्लूटामेट रिसेप्टर, और डी दिया गया है कि मस्कराइसिस रिसेप्टर। तो इनमें से हम रिसेप्टर की बात करें तो जी प्रोटीन युग्मग्राही नहीं है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा भाई, ये थोड़ा सा मुझे संदिग्ध प्रश्न लग रहा है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। शायद इसमें से होना चाहिए आपका ग्लाइसिन ग्राही, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ, तो एक बार आप गूगल कर लीजिएगा भाई 16 नंबर प्रश्न को। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि प्रथम श्रेणी के महान अनुवांशिकविद जो थे उनको क्या कहा जाता है, उनका नाम क्या है भाई। बताने का प्रयास कीजिएगा कि जो फर्स्ट ग्रेट जेनेटिक्स थे
वो कौन थे? तो मेंडल को जाना जाता है भाई, मेंडल को आनुवांशिकता का जनक माना जाता है, महान आनुवांशिक विधि थे ये। तो ऑप्शन बी आप लगा देंगे करेक्ट उत्तर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि एक कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेसेड इन हाइब्रिड इज कॉल्ड, यानी एक वर्ण लक्षण जो संकर में अपने व्यक्त करता है उसको क्या कहते हैं? उनको क्या डोमिनेंट कहते हैं यानी प्रभावी, या रिसीव्स कहते हैं अप्रभावी, कोडोमिनेंट या नन ऑफ दीज। तो एक वर्ण लक्षण जो संकर में अपने व्यक्त करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको डोमिनेंट कहा जाता है यानी प्रभावी कहा जाता है। सो आंसर लगा देंगे भाई ऑप्शन नंबर ए 18 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि द टर्म ऑफ एलोमॉर्फिक इम्प्लाइज, यानी कि शब्द युग्म विकल्पित से क्या तात्पर्य है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शब्द युग्म विकल्पित से जो तात्पर्य है वो तात्पर्य क्या है भाई? ए पेयर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, विपरीत लक्षण वाले जोड़े इससे संबंधित हैं। सो आंसर हो जाएगा 19 नंबर का बी वाला करेक्ट उत्तर। अगला देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द टेस्ट क्रॉस इज यूज टू, टेस्ट क्रॉस का प्रयोग होता है। तो टेस्ट क्रॉस का जो प्रयोग होता है वो चेक किया जाता है भैया। क्या चेक किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे कि जो F1 पीढ़ी का विषम युग्मी है उसकी जांच के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। सो आंसर हो जाएगा ए वाला आपका करेक्ट उत्तर यहाँ पर। ठीक है, 20 का ए आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वेरियस फॉर्म ऑफ ए जीन आर कॉल्ड, यानी एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है जीनोटाइप, फेनोटाइप या युग्मनज यानी कि गैमेट, या फिर एलील्स यानी कि युग्म विकल्पी। तो एक जीन के विभिन्न रूप को हम किस रूप में जानते हैं भाई? ध्यान रखेंगे हम उनको युग्म विकल्प कहते हैं यानी एलील्स के रूप में जानते हैं। डी आंसर आप लगाएंगे सही उत्तर 21 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीनोटाइप रेशियो ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। निम्नलिखित में से मेंडल के एक संकर क्रॉस का जो जीनोटाइप अनुपात है वो क्या है? तो ध्यान रखेंगे भाई इसका जो अनुपात है 1:2:1 है। क्या है? 1:2:1। तो आप देखेंगे पहले ऑप्शन में दिया गया 1:3, यानी कि ये आपका नहीं होगा। 3:1 भी नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन 1:2:1। यही आपके मेंडल का एक संकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ ए पी प्लांट वाज नॉट यूज्ड बाय मेंडल इन दिस एक्सपेरिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मेंडल के मटर के पौधों के प्रयोग में नहीं है? तो प्रयोग में पहला दिया गया बीज का रंग। बीज का रंग क्या ये जो है जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था मटर के पौधों पर, तो क्या इनका जो है बीज का रंग सम्मिलित था? तो भाई बीज का रंग इन्होंने बताया था। बीज की आकृति ये भी उन्होंने यहाँ पर चेक की थी। यहाँ पर उन्होंने देखा था फल की लंबाई यानी फली की लंबाई, लेकिन यहाँ पर पॉड लेंथ यानी माफ कीजिएगा फ्लावर पोजीशन, पुष्पों की स्थिति इन्होंने यहाँ पर नहीं चेक किया था। ठीक है, यहाँ पर जो होगा हो जाएगा पॉड, माफ कीजिएगा पॉड लेंथ होगा। ध्यान रखेंगे पॉड लेंथ यानी कि फली की लंबाई। ठीक है, ये मेंडल के एक्सपेरिमेंट में नहीं है। बाकी बीज का रंग, बीज की आकृति और पुष्पों की स्थिति ये चेक किया था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में। और एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पर किया था? मटर के पौधे पर किया था। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला देखिएगा कप्पा पार्टिकल इंडिकेट। कप्पा कण क्या दर्शाते हैं भाई? कप्पा कण क्या दर्शाते हैं आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? कोशिका द्रव्य वंशानुगत को दिखाते हैं कप्पा पार्टिकल्स। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा भाई, जिसमें है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज शोन बाई, यानी कि अपूर्ण प्रभावितता जो है वो प्रदर्शित होती है। तो पहला दिया गया प्राइम रोज, बी ऑप्शन दिया गया कि मिराबिलेसस में, सी ऑप्शन है हेलिएंथस में, सी ऑप्शन दिया गया है कि चाइना रोज। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज शोन बाई, ध्यान रखेंगे शोन बाई किसमें होगा? मिराबिलेसस, शोन इन मिराबिलेसस। ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
25 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन इन एड, यानी कि कोशिका द्रव वंशानुगति किसमें होगा, तो वंशानुगति की जब यहाँ पर बात हो तो पहला आपका हो जाएगा कोशिका द्रवी वंशानुगति राइबोसोम एवं क्लोरोप्लास्ट जीन की उपस्थिति का परिमाण है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा भाई, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीन इन राइबोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट। आंसर ए करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, आप सबसे मेरा निवेदन है, इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज नॉट हेरिडिटी, निम्नलिखित में से कौन सा विकार अनुवांशिक नहीं है भाई, अनुवांशिक विकार में से पूछा गया नहीं है, तो हीमोफीलिया पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा मोतियाबिंद, सी आपका दिया गया है भाई स्किल सेल एनीमिया, और डी दिया गया है कलर ब्लाइंडनेस वर्णता, यानी कि इसको अनुवांशिक के विकार में से कौन सा नहीं है, तो हीमोफीलिया क्या इससे संबंधित है। मोतियाबिंद, हीमोफीलिया तो एक प्रकार का क्या है, अनुवांशिक रोग है। स्किल सेल एनीमिया ये भी आपका अनुवांशिक रोग है। वर्णता यानी कलर ब्लाइंडनेस ये भी आपका किससे संबंधित है, वो अनुवांशिकता। लेकिन भाई मोतियाबिंद जो है ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लगा देंगे बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए आंसर लगाएंगे भाई मोतियाबिंद। अगर पूछा जाता कि कौन सा अनुवांशिक विकार है, तो हीमोफीलिया, वर्णता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस ये क्या है, ये आपका अनुवांशिक विकार है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए डाउन सिंड्रोम इन, यानी डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखेंगे भाई, डाउन सिंड्रोम में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 21 फर्स्ट पेयर ऑफ 1 मोर 47। ठीक है, तो आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टर्नर सिंड्रोम इज, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला कह रहा है 45, बी ऑप्शन है 43, 44 या फिर 42। तो टर्नर सिंड्रोम में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 45 होती है। सो आंसर आप लगा दीजिएगा भाई ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट द लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट इज ड्यू टू, गुणसूत्रों में गुणसूत्र खंडों में हानि किसकी होती है। तो गुणसूत्र खंड में जो हानि होती है वो किसकी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो न्यूनता की द्वारा होती है। ठीक है, यहाँ पर डिक्लेरेशन आपका करेक्ट उत्तर होगा बी आंसर, 30 का बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 31 नंबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें पूछा गया है कि ड्रोसोफिला फ्लाइज विथ 1/2 ऑफ इट द बॉडी मेल एंड अदर हाफ फीमेल इज रेफर टू एस। ड्रोसोफिला जो मक्खी है उसका जो शरीर होता है, उसके शरीर का आधा भाग नर होता है और आधा भाग मादा, तो इसको क्या कहा जाता है, यह यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है, देखिएगा जहाँ पर दिया गया गाइनोड्रोमॉर्फ, बी ऑप्शन है कि उभयलिंगी, सी ऑप्शन दिया गया सुपर फीमेल, और डी दिया गया है कि इंटेक्स। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई, इसमें से आप ध्यान रखेंगे ड्रोसोफिला जो मक्खी है जिसका आधा शरीर तो नर का है और आधा शरीर मादा है, उसको गाइनोड्रोमॉर्फ कहा जाता है। आंसर ए लगा दीजिएगा भाई करेक्ट उत्तर, इसमें सही उत्तर हो जाएगा 31 का ए आपका सही आंसर। अगला देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है सेक्स लिंकेड कैरेक्टर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, लिंग संलग्न लक्षण इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर नॉट इनहेरिटेंस दिया गया है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा इनमें से अप्रभावी। ठीक है, रिसिप्स आपका करेक्ट उत्तर होगा। रिसिप्स यानी अप्रभावी जो है ये एक प्रकार का सेक्स लिंकेड कैरेक्टर्स है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि ए नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंडेड इज मैरिड टू ए नॉर्मल मैन, देन
द सन वुड बी, यानी कि एक सामान्य महिला है जिसके पिता को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है, ठीक है, उसका विवाह यदि एक सामान्य पुरुष से हो जाता है तो जो उसका पुत्र होगा वो सभी नॉर्मल होंगे, या ऑल कलर ब्लाइंड होगा यानी कि सभी को वर्णनता होगी, या 50% होगा या 75%। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 50% चांस होते हैं कि जिनका पुत्र होगा उनको भी कलर ब्लाइंडनेस की समस्या होगी। तो आप डी आंसर टिक करेंगे 50%। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें पूछा गया कि विच डिसीजेस इज जेनेटिकली लिंकेड, यानी कौन सा लिंग संलग्न है, लिंग संलग्न इनमें से बताना है। पहला हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया आपका सबको पता है, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस ये क्या है, ये लिंग संलग्न एक प्रकार के जो है डिसीजेस हैं। सो आंसर आप लगा देंगे भाई ए, 34 नंबर का एक करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखिएगा 35 नंबर, जिसमें फास्फोरस इज प्रेजेंट इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फास्फोरस किनमें प्रेजेंट होता है। चलिए आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, क्या प्रोटीन में फास्फोरस होता है? बिल्कुल नहीं होता है, ना डीएनए में होता है और ना आरएनए में होता है, ऐसा कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं, डीएनए और आरएनए बोथ होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, फास्फोरस जो होता है वो डीएनए और आरएनए बोथ में पाया जाता है। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगर ओनली डीएनए लिखा होता तब भी आप लगाते, ओनली आरएनए लिखा होता तब भी आप लगाते, ठीक है, क्योंकि दोनों में पाया जाता है। अगला देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 36 नंबर, एड्स डे पूछा गया भाई, एड्स डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 1 दिसंबर को, प्रत्येक ईयर 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। 36 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा गया HIV कैन द एक्सप्रेस्ड थ्रू, HIV किसके माध्यम से फैलता है? HIV आपको बताना है किसके माध्यम से फैलता है। पहला है कि भाई हम जल साझा करते हैं, या ब्रीदिंग से, या फिर शेयरिंग नीडल्स यानी कि सुई साझा करने से, या चुंबन से यानी किसिंग से। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो HIV है वो सबसे ज़्यादा चांस होता है सुई साझा करने से, ठीक है, सुई साझा करने से ज़्यादातर HIV के चांस होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया 38 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ वायरल डिसीजेस, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विषाणु जनित रोग है? चलिए जल्दी से सभी लोग बताने का प्रयास करिएगा कि विषाणु जनित रोग इनमें से कौन सा है। और आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई रिंग वर्म एड्स, बी दिया गया है कि आपका डिसेंट्री कॉमन कोल्ड यानी पेचिस और जुकाम, एड्स दिया गया है, कोविड-2 दिया गया है, और टाइफाइड या ट्यूबरकुलोसिस। तो चलिए सभी लोग आंसर करिएगा। 38 नंबर का आप लोग आंसर करेंगे भाई कमेंट बॉक्स में, और मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही बताऊंगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस इज केस्ड बाय, तपेदिक होने का कारण, तो तपेदिक किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, या वायरस के कारण, या प्रोटोजोआ के कारण, या फिर ऑप्शन सी दिया गया है कुपोषण। चलिए बताने का प्रयास करेंगे भाई किसके कारण होता है ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक। सही उत्तर आपका हो जाएगा जीवाणु। तपेदिक होने का कारण जीवाणु है, और इसको सफिक्स में हम टीबी के नाम से जानते हैं, ठीक है, तपेदिक को क्या कहते, ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें है कि मेनिंजाइसिस रेफर टू, मेनिंजाइसिस संदर्भित करता है, तो ये संदर्भित करता है भाई आपके मस्तिष्क की सूजन और तंत्रिका की रुकावट। तो आप लगा देंगे बोथ ए एंड बी इसमें से करेक्ट उत्तर। अगला देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि क्लोरोक्विन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, यानी क्लोरोक्विन का प्रयोग किसके उपचार के लिए करते हैं? आपका ऑप्शन ए दिया गया मलेरिया, बी है टिटनेस, सी दिया गया कैंसर, और डी दिया गया एड्स। तो क्लोरोक्विन का जो प्रयोग करते हैं हम वो मलेरिया के उपचार के लिए करते हैं। सो आंसर हो जाएगा ए, 41 नंबर का सही उत्तर। अगला देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया कि मलेरिया ए कॉमन डिसीज वर्ल्ड वाइड केस्ड बाय ए, यानी कि मलेरिया पूरे विश्व में होने वाली एक प्रकार की बीमारी है भाई। तो ये किससे होती है? तो जाहिर सी बात है आप ध्यान रखेंगे ये प्रोटोजोआ से होती है। किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है। सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखिएगा, जिसमें पूछा गया 43 नंबर क्वेश्चन है कि टेप्नोसियमेसिस टेप्नोसोमा द्वारा होता है, इससे मनुष्य में पहुंचती है, तो एक मक्खी फैलाती है जिसका नाम है टीसी फ्लाई, ठीक है। यहाँ पर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर।
अगला देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें है उचेरिया वेनक्रॉफ्ट ट्रांसमिटेड बाई। उचेरिया वेनक्रॉफ्ट फैलता है, तो ये एक प्रकार का पहला मक्खी दिया गया है कि एनीफ्लीज मच्छर इनके द्वारा, या सरण मक्खी के द्वारा, या फिर टीसी फ्लाई के द्वारा, या फिर दोस्तों यहाँ पर दिया गया क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। तो उचेरिया वेनक्रॉफ्ट फैलता है एनीफ्लीज मच्छर के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 44 नंबर का करेक्ट उत्तर। अगला देखेंगे 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि नए पोषक में जो एस्केरिसिस के संक्रमण की अवस्था होती है वो क्या होती है भाई। तो पहला दिया गया है कि यूकोचित की अवस्था फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट अवस्था भ्रूण अवस्था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे यूकोचित की सेकंड अवस्था, ठीक है, सेकंड स्टेज आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट उत्तर सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा 45 का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें पूछा गया है कि सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया इज। टीनिया का द्वितीयक परपोषी इनमें से कौन सा है। पहला दिया गया है पिग यानी कि सुअर, मेन, तो मेन तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, ना ही स्नेल होगा ना ही सिप होगा, इसमें पिग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा टीनिया का जो द्वितीयक परपोषी है वो सुअर है यानी पिग है। ऑप्शन ए लगा देंगे करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है आतो का क्यू वृद्धि आदमी सामान्य नाम है। ऑप्शन ए दिया गया है ट्राइकोमोनास, बी ऑप्शन कर रहा है जियार्डिया का नाम है, या फिर वॉलबॉक्स का, या फिर नक्टाइल यूक्लिका का। तो आतो का यानी कि वृद्धि आदमी जो सामान्य नाम है वो जियार्डिया का है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर लगा दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पर पूछा गया आपसे कि ऊतकों में एस्परजिलस की उपस्थिति को क्या कहते हैं। एस्परजिलस इज द रिकॉग्निजिंग इन टिश्यू बाय द प्रेजेंस ऑफ, पहला ऑप्शन दिया गया है कि मेटाक्रोमेटिन ग्रूनल से, या स्यूडो हाइफी से। सी आंसर देखेंगे इसमें स्टेट हाइफी दिया गया है, और डी दिया गया है कि मूलित कोशिका से। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 48 नंबर का वो हो जाएगा मेटाक्रोमेटिल ग्रैंडल से, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया आपसे कि अप्रभावी वंशागत का उदाहरण में से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि एल्बिनिज्म या टाइलोसिस पालिड कटलाई, या फिर सी ऑप्शन है कि मैरी फैंस सिंड्रोम। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा अप्रभावी वंशानुगत की बात हो रही है ना, तो एल्बिनिज्म करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ए आंसर इसमें से सही आंसर हो गया आपके, सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि पॉलीडिक्टाइली का कारण क्या है। तो इसका जो कारण है वो प्रभावी वंशानुगत है, क्या है, डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हमने 50+ क्वेश्चंस को हल किया है। हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो कल की क्लास में, और कल हम लगभग 100+ MCQ टाइप प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों सभी सब्जेक्ट की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, तो चैनल पर जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास का आपको PDF बाई चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कर लीजिएगा SP स्टडी पॉइंट, ठीक है, आपको चैनल मिल जाएगा जिसके माध्यम से आपको सभी क्लास के PDF नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।